हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक स्टॉक मार्केट बिगनर्स की सीरीज। इसमें आपको मैं सारे बिगनर्स के लिए जो स्टॉक मार्केट एसेंशियल्स हैं, जो ऐसी चीजें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देखनी चाहिए, ये जरूर पता होनी चाहिए, उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। आज उस सीरीज का मैं पहला वीडियो बनाने जा रही हूँ और आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फाइनेंशियल रेशियोज पे, यानी कि ऐसे रेशियोज जो हमें जरूर देखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग एनी कंपनी। ये रेशियोज आपको एक कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में बताते हैं, यानी कि कितनी एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और कितने चांसेस हैं उसके आगे फ्यूचर में अच्छा करने के। तो आइए देखते हैं हमारे फाइनेंशियल रेशियोज, जिसमें से पहला जो हमारा रेशियो होने वाला है वो होने वाला है ईपीएस। ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर। जो कंपनी है वो कितना पैसा कमाकर शेयर होल्डर्स को दे रही है। तो ईपीएस का क्या मतलब होता है? ईपीएस का मतलब होता है कि पर शेयर जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स को कितना पैसा कमाकर दे रही है। आइए देखते हैं कि ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड अपॉन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इस फॉर्मूले को देखकर आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी इसको अच्छे से कि ये क्या होता है, यानी कि नेट इनकम क्या होती है और प्रेफर्ड डिविडेंड क्या होता है। नेट इनकम वो इनकम होती है जो इनकम लास्ट में बचती है एक कंपनी के पास, जब वो सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देते हैं, वो टैक्सेस को डिडक्ट कर देते हैं और जो इंटरेस्ट देना होता है हमें डेट के ऊपर उसे डिडक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इनकम बचती है वो होती है हमारी नेट इनकम। अब प्रेफर्ड डिविडेंड क्या होता है? तो प्रेफर्ड डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो एक कंपनी में दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स में ये डिफरेंस होता है कि जब हम डिविडेंड पे आउट करते हैं तो हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, यानी कि इन केस ऑफ सॉल्वेंसी, यानी कि अगर कंपनी वाइंड अप कर रही है और उसे डिविडेंड पे करना है तो पहले जो डिविडेंड है वो प्रेफरेंस शेयर्स को पे किया जाएगा और उसके बाद अगर बचेगा तो वो इक्विटी शेयर्स को पे किया जाएगा। ये होता है प्रेफर्ड डिविडेंड। नीचे आता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी कि वेटेड एवरेज निकालते हैं हम आउटस्टैंडिंग शेयर्स का। अब देखिए, इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो अर्निंग पर शेयर है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट जो रेशियो है वो हमारे लिए बन जाती है एनालिसिस के लिए, क्योंकि हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि पर शेयर जो कंपनी है वो कितनी अर्निंग्स अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और हम ये देखते हैं एक कंपनी का जो अल्टीमेट मोटिव होता है वो होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। और वो वेल्थ कैसे इंक्रीज होगी? अगर कंपनी जो पर शेयर के हिसाब से अर्निंग्स कमाकर दे रही है शेयर होल्डर्स को वो अच्छी होगी, और इसीलिए ईपीएस को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ईपीएस किस तरीके से ग्रो करना चाहिए? ईपीएस हमेशा एक स्टेडी तरीके से ग्रो करना चाहिए, मतलब एक स्टेडी वे में ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से बहुत ज्यादा ईपीएस ग्रो कर रहा है या अचानक से ईपीएस बहुत नीचे आ गया है। ये जो होते हैं ये रेड फ्लैग्स होते हैं। आप जब भी ईपीएस को देखेंगे, ईपीएस की ग्रोथ को देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप ये जरूर देखें कि जो स्टेडीली है वो ईपीएस किसी भी कंपनी का ग्रो करना चाहिए। चलिए, अब हमने ईपीएस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो है रेशियो की। तो हमारा नेक्स्ट रेशियो होने वाला है पीई रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को हम देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पीई रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है शेयर प्राइस अपॉन ईपीएस। हाँ जी, वही ईपीएस जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो पी रेशियो हमें क्या बताता है? पी रेशियो हमें ये बताता है कि जो स्टॉक है, कोई भी जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड स्टॉक से हम क्या समझते हैं कि जो हम पे कर रहे हैं एक स्टॉक को खरीदने के लिए प्राइस, वो जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर वो ओवर वैल्यूड है, अगर जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, इसका ये मतलब होता है कि हम पैसे ज्यादा दे रहे हैं और उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम है। और अगर अंडर वैल्यूड है
तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हम पैसे दे रहे हैं और जो वैल्यू है शेयर की, वो हम जो पैसे दे रहे हैं उससे कई ज्यादा है। ठीक है, तो हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, हम जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें अंडर वैल्यूड स्टॉक मिले, मतलब हमें कम पैसे में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो हैं, जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी हैं, वो स्टॉक्स हम हमेशा पिक करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें पी रेशियो को हमेशा देखना चाहिए। पी रेशियो हमें ये बता देता है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। अब वो किस बेसिस पर बताता है, तो देखिए ऊपर हमने क्या लिया है, यहाँ पे शेयर प्राइस, तो यहाँ पे शेयर का प्राइस आएगा और नीचे हमने क्या लिया है, ईपीएस। अब मैंने आपको बताया था कि ईपीएस क्या होता है, तो ईपीएस हमें ये बताता है कि पर शेयर जो कंपनी है वो कितनी अर्निंग्स कमाकर शेयर होल्डर्स को दे रही है। अगर हम शेयर प्राइस को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो ईपीएस यानी कि अर्निंग जो दे रही है कंपनी कमा के शेयर होल्डर्स को, वो प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं, जो उसका शेयर प्राइस है उसके हिसाब से जस्टिफाइड है या नहीं। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा तीसरा रेशियो, जो कि है डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डेट टू इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। अब इसमें टोटल डेट में क्या आता है, तो टोटल डेट में सारे डेट्स आ जाते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई हमारी, ठीक है, हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गई, हमारी शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि जो हमें एक साल के अंदर अंदर जो पे करने पड़ते हैं, और भी कई सारी जो है हमारे होते हैं, जैसे कि हमारे अकाउंट्स पेबल हो गए, तो ये सारे जितने भी हैं इन सबको मिलाकर हमारे पास आता है टोटल डेट। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता कि डेट क्या होता है, डेट वो पैसा होता है जो हमने उधारी पे लिया है, यानी कि हमारी जो बोरोइंग्स हैं वो हमारी डेट है। अगर हम किसी बैंक से पैसा ले रहे हैं या हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि एनबीएफसी से पैसा ले रहे हैं, तो ये सारा पैसा हमारे लिए डेट होता है, इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी। अब टोटल इक्विटी तो आपको पता ही है कि जितना भी शेयर होल्डर्स से पैसा आ रहा है वो हमारे लिए टोटल इक्विटी होता है। तो डेट टू इक्विटी हमें ये बताता है कि जो कंपनी पैसा रेज कर रही है उसमें क्या प्रोपोर्शन है डेट का और क्या प्रोपोर्शन है इक्विटी का, यानी कि कितना पैसा वो बाहर से लेकर आ रही है और कितना पैसा उसे शेयर होल्डर्स दे रहे हैं। शेयर होल्डर्स तो कंपनी के ओनर्स होते हैं, तो वो हमारे लिए बोरोइंग्स नहीं है, यानी कि वो पैसा हम बाहर से लेके नहीं आ रहे, उस पे हमें इंटरेस्ट नहीं देना है। हमें इंटरेस्ट किस पे देना है, जो पैसा हम बाहर से लेके आ रहे हैं, जो हमारी बोरोइंग्स हैं, ठीक है, जिन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो आइडियल डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो होता है 1, यानी कि 1 अगर डेट है, ठीक है, तो इक्विटी भी 1 ही होना चाहिए। अगर आप एक पोर्शन डेट से रेज कर रहे हैं तो आप एक पोर्शन इक्विटी से रेज करें, ठीक है, ये हमारा आइडियल रेशियो होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक अच्छी कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 हो, वो 1 के आसपास भी हो सकता है, वो 1.5 भी हो सकता है, वो 1.7 भी हो सकता है, एंड दीज आर ऑल गुड इक्विटी डेट टू इक्विटी रेशियोज। अब मैंने आपको बताया कि जो आइडियल रेशियो होता है वो 1 होता है, यानी कि हमें एक पोर्शन डेट से रेज करना चाहिए और एक पोर्शन इक्विटी से रेज करना चाहिए, ठीक है। तो क्या अगर हम ज्यादा पोर्शन जो है वो इक्विटी से रेज कर लें या ज्यादा पोर्शन जो है डेट से रेज कर ले, तो उस सिनेरियो में क्या होगा? अगर हम ज्यादा पैसा डेट से रेज कर लेते हैं, जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है और वो जो इंटरेस्ट होता है वो हमें देना ही पड़ता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा पैसा इक्विटी से रेज कर लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा डेट ही प्रॉब्लमैटिक होता है, ज्यादा इक्विटी भी प्रॉब्लमैटिक होती है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो इक्विटी है उसे रेज करना हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि डेट को रेज करना चीप है या इक्विटी को रेज करना, तो इक्विटी को रेज करना
चीप नहीं है, डेट को रेज करना चीप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इक्विटी में हमें जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट करनी पड़ती है। जो कंपनी है उसमें जो ओनरशिप होती है वो डाइल्यूट हो जाती है अगर नंबर ऑफ जो इक्विटी है वो बढ़ जाए। नंबर ऑफ इक्विटी अगर इंक्रीज हो जाता है तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए एक रेड फ्लैग है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक्सेसिव कंट्रोल होगा। एक्सेसिव कंट्रोल इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके, एक्सेसिव कंट्रोल का मतलब है टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरफेरेंस दैट वी नेवर वांट। तो अब देखते हैं डेट टू इक्विटी, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आइडियल 1 होता है लेकिन 1 के आसपास भी है तो अच्छा है। तो हमारा जो फोर्थ रेशियो है वो क्या है, आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी और पीई रेशियो में क्या डिफरेंस होता है। तो पीई रेशियो में हम पर शेयर के हिसाब से जो है ये देखते हैं कि कितना रिटर्न मिल रहा है शेयर होल्डर्स को। रिटर्न ऑन इक्विटी में हम देखते हैं कि जो टोटल इक्विटी है उस पर कितना टोटल रिटर्न मिल रहा है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। आरओई का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इक्विटी। ओके, इसमें टोटल प्रॉफिट हम देखेंगे और देखेंगे टोटल इक्विटी, ठीक है। इसका फिगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिल जाएगा, इसका फिगर हमें बैलेंस शीट से मिल जाएगा, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो रिटर्न ऑन इक्विटी होता है यानी कि जो आरओई होता है वो होता है परसेंटेज में। जी हाँ, आरओई एक वैल्यूएशन रेशियो है और ये परसेंटेज में होता है। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने डेट टू इक्विटी देखा था। डेट टू इक्विटी एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, यानी कि एक, जो हमने बताया था कि आइडियल रेशियो 1 होता है, बट ये आरओई जो होता है ये परसेंटेज में होता है। तो अगर हमें ये देखना है कि जो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का टोटल इक्विटी के हिसाब से वो कितना है, ठीक है, या टोटल प्रॉफिट में रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है इक्विटी को, ठीक है। तो हमने फोर्थ रेशियो देख लिया, अब हम बात करेंगे फिफ्थ रेशियो की। फिफ्थ रेशियो है हमारा करंट रेशियो। हमारा एक छोटा सा रेशियो होता है जो हमें कंपनी की लिक्विडिटी, मोर टू बी मोर स्पेसिफिक, कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का क्या मतलब है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म में जो अपनी सारी डेट हैं उनको रीपे करना पड़े तो क्या कंपनी कर पाएगी, क्या कंपनी इतनी केपेबल है कि वो शॉर्ट टर्म में अपनी जो डेट है उसको रीपे कर सकती है, ये उसकी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को बताता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सीआर का यानी कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर जो है वो लिक्विडेट किया जा सकता है, यानी कि अगर हम उन्हें बेच दें तो उससे हमें पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट में हमारे पास होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओके, और हमारे पास होते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ये सारे आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे करंट एसेट्स के अंडर। तो ये करंट एसेट्स अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिन्हें हमें 1 साल के अंदर रीपे करना होता है, जैसे कि अकाउंट्स पेबल या फिर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये सारी हमारे करंट लायबिलिटीज के अंदर आते हैं। तो आपको करंट रेशियो समझ में आ गया क्या होता है। अब आइडियल रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो आइडियल होता है 1.2 से लेकर 2 तक। वन 1.2 से लेकर 2 तक जो रेशियो है करंट रेशियो, वो एक आइडियल रेशियो होता है। मतलब अगर ये रेशियो है किसी भी कंपनी का तो वो एक अच्छा करंट रेशियो है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले रेशियो के बारे में। तो अगला रेशियो हमारा क्या होने वाला है, प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो हमें क्या बताता है, प्राइस टू बुक वैल्यू हमें ये बताता है कि अगर आज कंपनी को हमें बेचना पड़े या हमें कंपनी को वाइंड अप करना पड़े तो उस केस में सारी लायबिलिटीज को रीपे करने के बाद क्या अमाउंट होगा जो हमें मिलेगा या शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। यानी कि जो कंपनी है उसकी बुक वैल्यू क्या है। अगर हम उसे आज वाइंड अप कर दें,
अगर हम आज उसे बंद कर दें तो उस केस में अगर हम सारी लाइबिलिटीज को रीपे कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो बुक वैल्यू होगी एक कंपनी की। ठीक है, ये हमें प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बताता है। अब मैं आपको बताती हूं कि अगर जो पीबी रेशियो है, जो पीबी रेशियो है वो रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ इंक्रीज करता है तो ये एक अच्छा सिग्नल है। मतलब पीबी रेशियो को हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ ही इंक्रीज करना चाहिए। अगर पीबी रेशियो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो डिक्रीज कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग होता है और ऐसी कंपनीज में आपको कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर पीबी रेशियो दैट इज इंक्रीजिंग अलोंग विद आरओई दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट फाइनेंशियल रेशियोज। ये थे हमारे कुछ ऐसे फाइनेंशियल रेशियोज जिन्हें आप हमेशा कैलकुलेट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी स्टॉक। और ये सारे रेशियोज आपको बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय लुकिंग इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सो आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। आज ये हमारा बिगिनर सीरीज का पहला वीडियो था। वील कम अप विथ मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ beginners can invest in the stock market. So if you liked it, please subscribe to our channel, like the video, do comment down below. और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।